हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री, भारत का इतिहास। और ये लूसेंट से हम लोग लूसेंट बुक को कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में, और ये एंशियंट हिस्ट्री जो होगी ये आपकी 3 क्लासों में कंप्लीट होगी, ना कि एक क्लास में। ठीक है, क्योंकि एक क्लास को कोई भी कंप्लीट 3 घंटे की क्लास नहीं देखेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो भारत का इतिहास उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। यहाँ के निवासी जो थे भारतीय कहे गए हैं, क्योंकि ये भरत राजा जो भरत थे उनकी संतान है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप भी भारत को कहते हैं, आर्यावर्त भी कहते हैं, और इंडिया भी कहते हैं, और भारत भी कहते हैं। ठीक है। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे, क्योंकि जो यूनानी थे, जो ईरानी थे, उनके जो डिक्शनरी में सा वर्ड कोई नहीं था। सा नाम का कोई वर्ण नहीं था। सा की जगह पे वो हा का प्रयोग करते थे, जिसके कारण वे सिंधु को हिंदू कहते थे तथा यहाँ के निवासियों को हिंदू कहते थे। यहाँ के निवासियों का हिंदू कहते थे, इसीलिए भारत को वो हिंदुस्तान कहते थे। क्या कहते थे? हिंदुस्तान। इस देश को हिंदुस्तान कहते थे। ठीक है। यही नाम फिर पूरे पश्चिम भारत में फैल गया, और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। जबकि यूनानी लोग जो थे वो इसे इंडस नदी कहते थे, और इस नदी को इंडस कहते थे, जबकि यूनानी लोग, और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम इंडिया पड़ा। क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। ठीक है, इंडिया पड़ा। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले, दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने का बहुमत था। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से मिश्रण से हुआ है, एक तो थी आपकी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड थी। कौन थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड थी। दूसरी थी पैलियो मेडिटेरियन। कौन थी? पैलियो मेडिटेरियन थी। और तीसरी थी काकेसाइड थी। चौथी थी नियोग्राइड, जबकि मंगोलाइड 5वीं थी। मंगोलाइड लोग अब भी पाए जाते, जो हल्के पीले होते, वो मंगोलाइड होते हैं। ठीक है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। एक को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। आज की क्लास में हम लोग प्राचीन भारत को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय दिया जाता है वो क्रिस्टोफ सेलियरस को दिया जाता है। किसको? क्रिस्टोफ सेलियरस को इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय दिया जाता है। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत आपके धर्म ग्रंथ हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विदेशियों के विवरण हैं, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है, जो वेद थे, वेद में 4 थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ठीक है। तो हमारे कितने 4 वेद थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद थे। इन चारों वेदों को ही संहिता कहा गया। क्या कहा गया? संहिता गया। ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। इसमें 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे, बाल्यकिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित हैं, एवं इसकी जो ऋचाएं हैं 10,462 हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को ह्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रोत कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। जो आर्य थे उनकी राजनीतिक प्रणाली और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता को सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है,
और ये आपके तीसरे मंडल में है, तृतीय या तीसरे मंडल में है, जो सावित्री को समर्पित है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम को समर्पित है, जबकि 10वें 8वें मंडल में हस्तलिखित जो रचनाएं होती थी, ऋचाएं होती थी, उन्हें खिल कहा जाता था। जबकि चतुष्वर्ण समाज की कल्पना हमारे 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में की गई है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पहली बार चारों वर्णों का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। जबकि इसमें कहा गया है ब्रह्मा के मुख से जो जन्म हुआ है वो ब्राह्मणों का हुआ है, जबकि भुजाओं से क्षत्रिय के, जांघाओं से आपकी वैश्य का तथा चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में अगला देखते, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में जो आपका जो गाय होती थी, गाय को अधन्या कहा गया। अघन्या मतलब होता है जिसे न मारा जाने योग्य, जबकि इसके व्यापारी जो होते थे, जो गायों का व्यापार करते थे, उन्हें परी कहते थे। ऋग्वेद में आपकी सभा और समितियों नामक 2 संस्थाओं का उल्लेख होता था। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी में क्या अंतर होता है, ये पूछ लिया जाता है। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता था, इसमें कहा गया ईसाई धर्म के जो धर्म गुरु थे वो ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित होता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व और उसके कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु जो हुई 483 ईसा पूर्व में हुई। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ एवं 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई का लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है, जबकि एडी यानी एनो डोमिनी होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं, जबकि अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख है। तो यह भी कह सकते हो कि ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार वर्णन मिलता है, जबकि अग्नि का 200 बार वर्णन मिलता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। क्या आता है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यजुर्वेद क्या होता है? स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के, इसमें क्या होता है? यजुर्वेद होता है, जिसमें मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन होता है उसे यजुर्वेद कहलाते हैं। यजुर्वेद का जो पाठ करता है उसे अर्ध्यव कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध्यव कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद एवं पद दोनों में रचित है। गद एवं पद दोनों में रचित है। जबकि अगला वेद है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का या उच्चारण करने वाले मंत्रों का संकलन किया जाता था। ये इस संकलन है और इसके पाठकर्ता को उदात्त कहते थे। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा इसमें 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र हैं ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। कौन सा? पृथ्वी सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, खोज,
रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, माहात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। जैसे विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण और निरुक्त। कौन कौन सी? शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण और निरुक्त। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा थे। जो आपके पुराणों के जो रचयिता माने जाते हैं वो लोमहर्ष तथा उनके पुत्र जो थे उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या जो है वह 18 है, कई बार पूछा गया है, जिनमें से 5 हैं जिनमें वंशावलियों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे मत्स्य पुराण जिसमें सातवाहन, वायु पुराण जबकि आपने गुप्त वंश की जानकारी, विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी, ब्राह्मण एवं भागवत वंश में भी राजाओं की वंशावलियां भी पाई जाती हैं। देखो 4 वेद थे, ऋग्वेद थे, यजुर्वेद थे, सामवेद थे, अथर्ववेद। ऋग्वेद में 1028 सूक्त थे, 10 मंडल थे। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की जो सावित्री को समर्पित है। ठीक है, सावित्री को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन था। पुरुष सूक्त का वर्णन था जिसमें पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है और इसमें गाय को अघन्या कहा गया। जो व्यापारी होते थे उन्हें परि कहा जाता था। इसकी जो उच्चारण करता होते थे या जो पाठ करता होते थे उन्हें क्या कहते थे? ह्रोत कहते थे। अगला था यजुर्वेद। यजुर्वेद में अर्धेव कहते थे जो यज्ञ का काम कांड करते थे और इसका यजुर्वेद गद और पद दोनों में था। उसके बाद में अगला था सामवेद। सामवेद क्या था? जो यज्ञों के उच्चारण के समय में जो मंत्रों का उच्चारण होता था उसे सामवेद कहते थे। सामवेद कहते थे। सामवेद का जो वो होता था उसे क्या कहते थे? उद्धर्तु कहते थे, उद्धृति कहते थे। और जबकि उसके बाद अथर्ववेद जिसमें जादू टोना, पारिवारिक स्थिति, इस सभी के बारे में। और अथर्ववेद में स्त्रियों की भी निंदा की गई है। उसके बाद में अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है। जो आपका मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण जो होते हैं संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जबकि स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थित मैत्रेयनी संहिता को प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, जबकि जाबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृत ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो मनुस्मृति है, सबसे जो आपने ब्राह्मण ग्रंथ में, जबकि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है, जबकि स्मृत ग्रंथियों में ये इंपॉर्टेंट है जो आपकी मनुस्मृति है जो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो है स्मृत मानी जाती है वो मनुस्मृति मानी जाती है। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण में यह कहा गया स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। ये बात इंपॉर्टेंट है। नारद स्मृति जो होती है जिससे गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान होती है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान ग्रंथ जो होता है, हीनयान प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा गया, कई बार पूछा गया है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता? आगम साहित्य कहा जाता है।
जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। किससे? कल्प सूत्र से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य जो थे, इन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। जो अर्थशास्त्र है उसमें 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरणों में ये विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसका अनुवादक साम शास्त्री हैं। साम शास्त्री जो हैं वो अर्थशास्त्र के क्या हैं? अनुवादक हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ ने किया। कल्हड़ की जो रचना है जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब पूछा जाएगा ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो किसने किया? कल्हड़ ने किया। कल्हड़ की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी से कहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? वो कश्मीर के इतिहास के बारे में। जबकि अरबों की सिंध विजय का जो वृत्तांत है वो चचनामा जो पुस्तक है जिसकी लेखक जो है अली अहमद है, इनसे जानकारी। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा अली अहमद इसके रचनाकार, नहीं। सिंध विजय का जो अरबों के सिंध विजय पे जो सिंध की विजय का जो वर्णन है वो किस किताब में मिलता है? ये चचनामा में मिलता है। किसमें? चचनामा में। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जबकि अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है के लेखक इसके पाणिनि है। बहुत बार पूछा गया पाणिनि के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। इसमें मौर्य काल के पहले का इतिहास मिलता। क्या मिलता? मौर्य काल के पहले का इतिहास मिलता और मौर्य युगीन जो राजनीतिक अव्यवस्थाएं थी उनके बारे में भी इससे हमें क्या जानकारियां मिलती, इंफॉर्मेशन मिलती है। कात्यायन की जो गार्गी संहिता है जिससे हमें क्या होता है? भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी मिलती। कात्यायन की जो गार्गी संहिता है इससे भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। पतंजलि पुष्यमित्र सिंह के पुरोहित थे। बहुत बार पूछा गया है कि पतंजलि जो थे वो किसके पुरोहित थे? वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पुष्यमित्र शुंग, पतंजलि के जो रचना है, पतंजलि की जो रचना है वो महाभाष्य है। महाभाष्य से शुंग वंश की जो जानकारियां हमें मिलती हैं और ये किसके पुरोहित थे? ये पुष्यमित्र सिंह के पुरोहित थे। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, जैसे यूनानी रोमन लेखक जो थे, जैसे टेसियस था। टेसियस यह ईरान का जो राजवेद था, इसके संबंध में विवरण है और ये अभी भी अविश्वसनीय माना गया। जबकि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता? इतिहास का पिता कहा जाता हेरोडोटस को। इनकी पुस्तक जो है हिस्टोरिका, यही जो है यही इतना पूछा जाता है। पढ़ने को क्या है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंध का वर्णन है, ठीक है। सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे वो नियार्कस था, आनीसिक्रेटस था और अरिस्टोबुलस था। 3 आए थे। कौन कौन? नियार्कस, आनीसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। वो कई बार पूछा गया है। उसके बाद में मेगास्थनीज यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृत के विषय में लिखा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हजारों बार पूछा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे कौन सा जो आया था यूनानी राजदूत आया था? वो आपका मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज की जो रचना थी वो इंडिका थी, ठीक है। और ये किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था, ये भी पूछ सकता। और इंडिका से हमें किस मौर्य युगीन समाज और संस्कृत के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि डायमेकस जो था यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। किसका था? आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के समय पे आया था। क्या आया था? बिंदुसार के समय पे कौन आया था? डायमेकस आया था। जबकि चंद्रगुप्त के समय पे मेगास्थनीज आया था। उसके बाद में डायनोसियस ये किसके समय पे आया था? ये अशोक के समय पे आया था। ये मिस्र नरेश जो टॉलमी थे, टॉलमी जिसे फिलाडेल्फस भी कहते हैं, उसका ये राजदूत था, ये डायनोसियस था।
उसके बाद टॉलमी जो होते हैं, इसने दूसरी शताब्दी में भारत भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? टॉलमी ने लिखी थी भारत भूगोल नामक पुस्तक। प्लिनी जो होते हैं, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसकी है? तो वो प्लिनी की। यह बात इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे और खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त है, लेकिन ये 80 ईस्वी के समय पे क्या हुआ, ये हिंद महासागर की यात्रा पर भारत आए थे। ठीक है। चीनी लेखकों के बारे में जानकारियां, चीनी लेख जो थे वो आपके कौन कौन से? गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो आया था वो फाहियान जो आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे जो आया था वो फाहियान आया था। अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। यह भारत में 14 वर्षों तक रहा था। कितने वर्षों तक रहा था? फाहियान जो आया था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे दरबार में आया था और यह भारत में 14 वर्षों तक रहा था। उसके बाद में आता है सुंगयुंग। ठीक है, संयुंगन जो दिया है, संयुंगन नहीं सुंगयुंग, ये 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में और बौद्ध धर्म की प्राप्तियां इन्होंने एकत्रित की थी। जबकि ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय पे 629 ईस्वी में आया था और इसके बाद में ये क्या है, 1 वर्ष तक भारत की यात्रा की और उसने भारतीय में क्या हुआ, 645 में 15 वर्षों तक ठहर कर उसके बाद ये 629 में आया था और ये 15 वर्षों तक रहा था। 15 वर्षों तक रहा था, जबकि फाहियान 14 वर्षों तक रहा था। फाहियान 14 वर्षों तक रहा था, जबकि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय पे आया था और ये 15 वर्षों तक रहा था। और इसने नालंदा जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था और इसने बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए और फिर इन्हें ले आया था। ठीक है, एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। और इसकी जो यात्रा वृत्तांत थी वो सियुकी के नाम से जानी जाती। ये किसकी थी? ह्वेनसांग थी। सियुकी से 138 देशों का विवरण मिलता है। हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन होता है इसमें। और सिंध का राजा शूद्र था, ये भी इसके बाद सियुकी से ही जानकारी मिलती है। सियुकी से जानकारी मिलती है कि जो सिंध का राजा था वो शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा जो विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो कौन थे? वो जो थे शीलभद्र थे। शीलभद्र जो थे वो आपके ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। यह विश्वविद्यालय उस समय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। जबकि इत्सिंग की बात करोगे, ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अरबी लेखकों की बात करते, अलबरूनी जो था ये महमूद गजनवी के समय पे आया था और इसकी जो रचना है वो किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद के नाम से जानते हैं। इसने अपने ग्रंथ में क्या लिखा? धर्म और दर्शन, यहाँ के त्योहारों, खगोल विज्ञान, कमियां यहाँ की रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, साप्ताहिक सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियां, मूर्तकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि के विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित किया। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज और राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का रहने वाला था। ये 14वीं शताब्दी में आया था, जिसकी पुस्तक का नाम रेहला है। क्या है? रेहला है। और ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे दिल्ली पहुंचा था और इसे क्या हुआ, इसे काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया गया और उसके बाद इब्न बतूता को चीन का राजदूत बनाकर भेजा गया था। कहाँ का? चीन का राजदूत भी बनाकर इसे भेजा गया था। अन्य लेखकों की बात करोगे, तारानाथ है, ये एक तिब्बती लेखक थे और इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की और भारत के इतिहास में भी इनसे जानकारी मिलती है। जबकि मार्को पोलो की बात करोगे,
ये 13वीं शताब्दी में आए और ये पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। ठीक है, और इन्होंने पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने की जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह जो कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी के अभिलेख जो बोगस कोई का अभिलेख जो था वो 1400 ईसा पूर्व का था, जो एशिया माइनर से मिलता है और उससे मित्र, वरुण और इंद्र और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। किस बोगस कोई जो है, बोगाज कोई नहीं, बोगज कोई जो अभिलेख है जो 1400 ईसा पूर्व पुराना है, जिससे हमें मित्र, वरुण और इंद्र और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। उसके बाद में अगला पूछा है, मध्य भारत के भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है वो यमन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर जो विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। भागवत धर्म की जो जानकारी मिलती है वो हेलियोडोरस के वेशनगर जो विदिशा का गरुड़ स्तंभ है उससे जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा है। कौन सा है? सौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमणों की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है एरन अभिलेख है, जो उस समय शासक जो थे वो भानुगुप्त, गुप्त वंश के शासक अंतिम भानुगुप्त के जो एरन अभिलेख से सती प्रथा का जानकारी मिलती है। बहुत बार पूछा गया है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। किससे? मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। जबकि कश्मीरी नवपाषाणिक पूरा स्थल जो है बुर्ज गोम से गर्तावास या गड्ढों के टीले, गर्तावास माने गड्ढा घर के साक्ष्य मिले। कहा? कश्मीर का जो बुर्ज होम जो स्थल है वहां से नवपाषाणिक गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। और इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहा सिक्के जिन पर ठप्पा मारकर बनाया जाता था, जिन्हें पंचमार्क भी सिक्के भी कहते थे, इन्हीं को साहित्य में करसापण भी कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो हो यवन शासकों ने किया था। किसने किया था? यवन शासकों ने सर्वप्रथम लेख लिखने का कार्य किया था। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का भी विवरण मिलता है या प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु जो था पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा सिवर्ण भूमि वर्तमान में बर्मा है, मलाया स्वर्ण द्वीप था और कंबोडिया को कंबोज कहते थे, जावा को यवद्वीप से स्थापित किया गया है। ठीक है। महत्वपूर्ण अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये तिथि रहित अभिलेख है। इससे कलिंग राजा खारवेल की जानकारी मिलती, जबकि जूनागढ़ जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं इससे रुद्रदामन शासक की जानकारी मिलती, जबकि नासिक अभिलेख से गौतमी बालश्री की जानकारी मिलती, जबकि प्रयाग स्तंभलेख से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती। बहुत बार पूछा गया। हाथी गुम्फा भी पूछा गया। एहोल अभिलेख अभी हमने पढ़ा था। एहोल जो अभिलेख है जिससे पुलकेशन द्वितीय की जानकारी मिलती है, जबकि मंदसौर जो अभिलेख है उससे मालवा नरेश यशोवर्मन की जानकारी मिलती है, जबकि ग्वालियर अभिलेख से गुर्जर प्रतिहार नरेश भोज की जानकारी मिलती है, जबकि भीतरी एवं जूनागढ़ से स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है, जबकि देवपाड़ा अभिलेख से बंगाल शासक विजय सेन की जानकारी मिलती है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला जो कैसी थी वो नागर शैली की थी। नागर शैली एवं दक्षिण के मंदिरों की शैली जो थी कला थी वो द्राविड़ शैली थी। उत्तर भारत के मंदिरों की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला जो थी वो द्राविड़ शैली थी। दक्षिणापथ मंदिरों के निर्माण में नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव है, अतः इसे वेसर शैली कहते थे। क्या कहलाती थी? वेसर शैली कहलाती थी। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है।
एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता था जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता था। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये खजुराहो में है, जबकि ब्रह्मेश्वर मंदिर जो है, ब्रह्मेश्वर मंदिर ये उड़ीसा में भुवनेश्वर में है। जबकि लक्ष्मण मंदिर जो है ये भी खजुराहो में है और लिंगराज मंदिर ये भी भुवनेश्वर में है। जबकि दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ मध्य प्रदेश में है, जबकि गंडेश्वर मंदिर ये महाराष्ट्र में है। प्राग ऐतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। जैसे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जबकि ज्ञानी मानव जैसे होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व होमोसेपियंस का इस धरती पे आगमन हुआ था। पूर्व पाषाण युग जिसे पूरा पाषाण युग के नाम से भी पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें मानव की जीविका का मुख्य आधार जो था वो शिकार था। क्या था? शिकार था। और ये पूरा पाषाण काल में आदि में मानव मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार जो हुआ पूरा पाषाण काल में हुआ। और पहिए का आविष्कार जो हुआ वो नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति जो हुई वो नव पाषाण काल से हुई। नव पाषाण में पहिए का भी आविष्कार हुआ, जबकि आग का पूरा पाषाण काल में हुआ। उसने सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया और उसके औजार जो बनाए उसने कुल्हाड़ी जो सबसे पहली कुल्हाड़ी बनाई और जो अतरिपक्कम नामक स्थान से प्राप्त हुई थी। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है जिसे पहली फसल है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो चावल था। कौन था? चावल था। कृषि का सर्वप्रथम जो उदाहरण है वो मेहरगढ़ से प्राप्त होता, जबकि कोल्डिहुआ का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से मिलते हैं। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी। भारत में प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के थे। ठीक है, स्फटिक मतलब पत्थर के बने हुए थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। किसका? मृतकों का टीला जो था वो मोहनजोदड़ो। असम का स्वयंभ्रू गिब्बन जो है भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कफी है। क्या है? मानवाभ कफी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है जिसका संबंध जोरवे संस्कृत से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं की शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी में मिला है। कहा? नर्मदा नदी घाटी में मनुष्य का सबसे पहले संबंध का क्या मिला है? प्रमाण मिला है। भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति से द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व 24 से 1700 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता की कार्बन डेटिंग से तिथि मानी जाती है। ठीक है, इसका विस्तार जो है सिंधु सभ्यता का वो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जबकि 1922 में मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी ने की थी। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता था।
इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे सुतकांगाडोर है। सुतकांगेडोर जो है वो सबसे पश्चिमी स्थल है जो बलूचिस्तान में है, जबकि पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। जबकि उत्तरी पुरास्थल की बात करोगे ये चिनाब नदी के किनारे है जो अखनूर के निकट जो है मादा है। क्या है? मादा है, जम्मू कश्मीर में। जबकि दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर है जिसे दायमाबाद कहते हैं। ये अहमदनगर में है, महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जिसे सैंधव सभ्यता कहते ये नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से क्या होता है? केवल 6 बड़े नगर पाए जाते हैं। कौन कौन सी? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गढ़वारी वाला है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है और कालीबंगन। ये आपके 6 सबसे बड़े नगर पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृत के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। कहाँ खोजे गए हड़प्पा संस्कृत के सर्वाधिक स्थल? स्वतंत्रता के पश्चात वो खोजे गए आपके गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। कौन सा? मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी है जो घग्गर नदी के किनारे, जो हरियाणा के जींद जिला में है। कहाँ है? हरियाणा के जींद जिला में स्थित है। इसकी खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। किसकी? राखीगढ़ी की। लोथल एवं सुतकोटदा जो है ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल एवं सुतकोटदा जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.0121 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की एक नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली हुई है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एवं श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है और यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से क्या होता है? वृक्ष निकलता हुआ स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता? पौधा दिखाई देता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्नूदड़ो में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? लोथल और चन्नूदड़ो में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। या जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी जो थी वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। कौन थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। किसके? लोथल नगर के। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। कौन थी? सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। जबकि सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिट्टी के बने साक्ष्य के प्रमाण मिलते हैं। जबकि रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा, कालीबंगन,
कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा, कालीबंगन और लोथल से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी अथवा भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। संभवतः हड़प्पा संस्कृत का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। किसने कहा? पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक दूसरे की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। सिंध काल में विदेशी व्यापार आयातित वस्तुएं, तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान, ओमान से, जबकि चांदी अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से बनाया जाता था। जबकि टिन जो है अफगानिस्तान, ईरान से मंगाई जाती थी। जबकि गोमैत जो है वो सौराष्ट्र से, जबकि लाजवर्थ है मेसोपोटामिया से और सीसा ईरान से मंगाया जाता था। संभवतः हड़प्पा संस्कृत का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विश्व साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष एवं पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य वे सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन थी। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि सैंधव समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनके उत्खननकर्ता वर्तमान स्थित। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाला जिला है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में, जबकि व्हीलर ने 1946 में की। जबकि मोहनजोदड़ो की बात करोगे, ये सिंधु नदी के किनारे है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में है। जबकि इसकी खोज राखल दास बनर्जी 1982 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैके 1927 ये नहीं, लेकिन इसका राखल दास बनर्जी 1922। चन्नू दड़ो जो है वो सिंधु प्रांत में पड़ता है। यह नवाब साहिब जिला पाकिस्तान का। मैके 1925 में इसकी खुदाई की, जबकि एनजी मजूमदार 1931 में। जबकि कालीबंगन जो है वो घग्गर राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, जिसमें अमलानंद घोष 1951, बीबी लाल एवं बीपी थापर 1961। जबकि रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे है, जो गुजरात का काठियावाड़ जिला है। ये रंगनाथ राव 1953 से 54 में इसकी खुदाई हुई है। जबकि रोपड़ की बात करोगे, ये सतलज नदी के किनारे है। पंजाब का रोपड़ जिला यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 में इसकी खुदाई की है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे गुजरात का अहमदाबाद जो जिला है, यहाँ पर इसकी रंगनाथ राव ने की 1954 में। जबकि आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की। जबकि बनमाली है रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा का हिसार जिला है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसकी की। जबकि आपकी धौलावीरा जो है ये लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिला में विलीन हो जाती। जबकि जेपी जोशी 1967 से 68 में, रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91 में। सोतकाह जो है इसे सादिकौर दक्षिण बलूचिस्तान में, जॉर्ज हिल्स 1962 में।
सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एक मात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां हैं। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्याव्रत सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हुई हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण यह था कि आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। वैदिक सभ्यता वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ। वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना है, जबकि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करते हैं। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बैठा था। कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, 20 का प्रधान जो विस्पत और जन के शासक को राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़वादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों को प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, 20 का प्रधान विस्पत एवं जन के शासक को राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़वादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार और कम्माद नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे, जबकि इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरब जो होते थे दुर्गपथ एवं स्पष्ट जो कहा जाता था वो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपत जो होते थे गोचर भूमि का अधिकारी होता था, उसे वागपत कहते थे, जबकि उग्र अधिकारियों को पकड़ने का कार्य जो करता था उसे उग्र कहते थे। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधीश का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था और युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ था गायों की खोज। पूर्व में प्राची शब्द जो है वो सम्राट के लिए था। पश्चिम में प्रतीची जो था वो सौराष्ट्र के लिए था, जबकि उत्तर में उदीची विराट के लिए, मध्य में राजा और दक्षिण में भोज। दशराग युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परिस्मृणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। कौन हुआ था? सुदास विजयी हुआ था। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जन्म हुआ है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की 18, वेदांगों की संख्या 6 है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलव कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं
पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई द्वियर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वरा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से उगाया जाता था, बनाया जाता था। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उशीर्ण। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। चावार्क जो थे वो प्रवर्तक थे चावार्क के, जबकि योग जो थे वो योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि थे, जबकि सांख्य दर्शन के जो थे वो कपिल थे, जबकि न्याय दर्शन के गौतम थे। जबकि पूर्व मीमांसा की बात करते इसके जैमिनी थे, जबकि उत्तर मीमांसा के बदरायण थे और वैशेषिक से कणाद या उलोक थे। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अघन्या कहा गया, न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था थी। आर्यों का प्रिय पशु जो था वो घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन कृषि था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा गया, जबकि तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को दूर दूर तक जो व्यापार करता उसे परि कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति वैकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा एवं बार ब्रह्मपुत्र और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। जैसे कुंभ को कुर्रम नदी कहते हैं आधुनिक नाम, कुंभा को काबुल कहते, बितिस्ता को झेलम कहते, अस्किनी को चेनाब कहते, परसुनी को रावी कहते, सतुद्री को सतलज कहते, विपाशा को ब्यास कहते, सदानीरा को गंडक, द्रुति को घग्गर कहते, गोमती का गोमल, सुवस्त का सुवस्त, स्वात कहते हैं स्वात नदियां। इन नदियों के जो प्राचीन नाम बहुत याद रखना, हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ होता था। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का करता था। जबकि दौ आकाश का देवता था सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति का देवता था, जबकि उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता पे थी। उत्थान के देवता थे। जबकि अश्विन जो था विपत्तियों को हरने वाला देवता था, जबकि पूषण पशुओं का देवता था, जबकि विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। मरुत आंधी तूफान का देवता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में सिरा को और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृत और मूल्य के सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता।
सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद की यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई थी। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहले पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। महाकाव्य दो थे, महाभारत और रामायण। महाभारत पुराना नाम इसका जय संहिता था, लेकिन यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नोट: वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र तथा वेदांत की रचना बृहदारण्यक ने की थी। इसके बाद में कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद का उदय। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये क्लास पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलता हूं कल। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।